देखो क्या है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 में एक स्टोरी समझो कि ये चैप्टर क्यों हमें पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली तो इसको और ज़्यादा लेट पढ़ाना था, पूरा सिलेबस हो जाने के बाद पढ़ाना था, तो ये और ज़्यादा आसानी से याद हो जाता, या ऐसा लगता तुम्हें कि इसमें याद करने लायक कुछ है ही नहीं। बट क्योंकि हम अभी पहले पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, अकाउंटिंग करने के लिए ऑब्वियसली कुछ लोगों ने रूल्स बनाए। ठीक है, उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ऐसे प्रिंसिपल्स जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है उनको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस बात में किसी को डाउट है, कुछ समझने में समस्या है तो बताओ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग रूल्स, और जनरली एक्सेप्टेड का मतलब, जनरली मतलब समझ रहे हो ना, ये जनरली वर्ड तो मैंने सिखा रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे जनरली बोलते हैं। रिस्पॉन्स करते जाना है, इसलिए तो मैंने कनेक्ट किया तुमको। बोलो। हाँ सर। हाँ, हाँ। अब देखो ये रूल्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो हमें तीन नाम से बुला सकते हैं: गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, रूल्स। ये तीनों सिनोनिम है। वी कैन से देम एज गाइडलाइंस। गाइडलाइंस किसको बोलते हैं कि भाई ऐसा कर सकते हैं आप। प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि ये जो साइंस के प्रिंसिपल है ना, वैसे ही इसके प्रिंसिपल्स हैं। रूल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो गैप, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये पैरामीटर सेट करते हैं जिनके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना पाए। मतलब कि ऐसा समझ लो कि पेरीफेरी सेट होती है। जैसे असेट को लेके क्या प्रिंसिपल बनाए जा सकते हैं, लाइबिलिटी को लेके, इनकम को लेके, उसके पैरामीटर गैप सेट करता है। तो क्या हमें ये रटना है? नहीं। सबसे पहले ही समझना है कि हेड पे लिखा हुआ है गैप, मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं वही हमने इंडिया में एक्सेप्ट किए होंगे। मैं अभी ग्लोब से इंडिया पे आने वाला हूँ, तो ऐसे दिमाग को इमेजिनेशन समझा दो कि पहले तो हमने ग्लोबली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की। उन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से जो हमें एक्सेप्टेड थे, तो हमारी एक बॉडी है, उसका नाम है आईसीआई, वो सीए वाला इंस्टीट्यूट है ना। तो यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल है जो इंडिया में बताती है कि कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होना चाहिए। मतलब हमारे लिए रूल्स ये बनाते हैं आईसीआई। तो एवरी कंट्री हैज देयर ओन अकाउंटिंग बॉडी। हर कंट्री की अपनी अपनी एक अकाउंटिंग बॉडी होती है, और इंडिया की जो अकाउंटिंग बॉडी है उसका नाम आईसीएआई है। तो आईसीएआई ने ही प्रिपेयर करके दिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब मैंने इसको शॉर्ट में एपी लिखना शुरू कर दिया, तो जब भी मैं एपी लिखूंगा मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यहां तक कि स्टोरी में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। ग्लोबली जो भी एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, अकाउंटिंग को लेके ऐसे रूल जो सभी को एक्सेप्ट थे, उनमें से हर देश ने अपनी अपनी अकाउंटिंग बॉडी से बोला हमारे लिए भी बना दो रूल्स। और हर देश की अकाउंटिंग बॉडी ने रूल्स बना दिए, इंडिया की बॉडी ने भी बना दिए। इंडिया की बॉडी का नाम मैंने तुम्हें बता दिया। इंडिया की जो अकाउंटिंग बॉडी है उसका नाम है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। देखो, इंडिया में इन्होंने क्या किया, दो कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। दो कैटेगराइजेशन क्या है? ऐसी एंटिटीज जो नॉन कॉर्पोरेट है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब वो बिजनेस जैसे प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप। बिजनेस में हमने सीखा ना, कॉर्पोरेट मतलब जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो जो नॉन कॉर्पोरेट है मतलब जिनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्होंने जो रूल्स बनाए उनका नाम रखा एएस। एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो कॉर्पोरेट बॉडी थी उनके लिए जो नाम रखा वो है इंड एएस। इंड एब्रीवेशन है इंडिया के लिए, वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि वो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व रहती है जो कॉर्पोरेट बॉडीज है ना, दुनिया उन्हीं के साथ ज्यादा बिजनेस करती है। तो ये हमारा लोकल है, विद इन इंटरनल मामला। छोटी छोटी एंटिटीज जो कॉर्पोरेट लेवल की नहीं है, जिनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर्सनल नेचर पे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं प्रोपराइटरशिप में, पार्टनरशिप में, तो उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और जो रिलायंस लिमिटेड जैसी कंपनी है, टाटा लिमिटेड जैसी कंपनी है, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनके लिए इंड एएस है। और इंड एएस को कंप्लाई करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। अभी तक जो मैंने पढ़ा वो याद हो गया है?
ग्लोबली हम पूरी दुनिया में जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनमें से कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने देश के लिए ले लेते हैं। हर देश की अपनी एक अकाउंटिंग बॉडी है जो उस देश के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिसाइड करती है कि हमारा देश इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चलेगा। उसी बॉडी का नाम हमारे देश में तो आईसीएआई है। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आईसीएआई ने इशू किए हैं, है ना, रूल्स बनाए हैं, रूल्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं कि ये सारे रूल्स अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल मतलब रूल्स, अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अलग रूल्स हैं और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अलग से रूल्स हैं। जो कॉर्पोरेट एंटिटी के रूल्स हैं वो कंपलसरी हैं, वो उन्हें फॉलो करने ही पड़ते हैं। चलो कंफर्म करो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर। हाँ सर, आ गए। कुछ कठिन लग रहा है तो बताओ। नहीं। नहीं, ये सब कॉमन सेंस था, जनरल नॉलेज था। इस पे क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, वो टॉपिक रटने का नहीं है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का टॉपिक था। अब देखो, अब हम चलते हैं थोड़ा डीप में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। तो देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स हैं या नॉर्म्स हैं। तो रूल्स बोल लो, नॉर्म्स बोल लो, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं, प्रिंसिपल मतलब रूल्स जो फॉलो किए जाएंगे। किसके लिए? जब भी तुम्हें अकाउंटिंग करनी हो किसी की भी। हमारी तो चार ही चीजें हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है ये? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द अकाउंटिंग ऑफ असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। बोलो, क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल? वन वर्ड आंसर, दे आर द रूल्स एंड नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, दैट इज असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। और अच्छा फॉर्मल कर दो उसको, तुम्हें तो वो चीज समझ में आती है। बताओ, क्या मुझे इसमें और इलोबरेट करना है? कुछ जरूरत है तो बताओ। ये मीनिंग या डेफिनेशन कह सकते हो इसको। लिखना विखना मत का, ये मैं फाइल सेंड कर दूंगा। मुझे बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। केवल दो ही तो, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? कुछ नहीं पढ़ा। उसको बोल दिया कि ये वो रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस of accounting of business transaction, that is asset, liability, expense, income। समृद्धि, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। पहली चीज जो तुम्हें एज इट इज लिखनी है वो यही थी, और कितनी सिंपल थी। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड। कैसे क्लासिफाई होते हैं ये? क्लासिफाई मतलब समझ रहे हैं ना, कैटेगराइज। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? अब ये सब इंडिया की बात चल रही है, ऐसे समझ लो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्लासिफाई होते हैं। मतलब एक, उसमें से एक कैटेगरी, मतलब जैसे प्रिंसिपल लिखे हैं उसमें 20 आइटम्स लिखे, तो उसमें से कुछ आइटम हो सकता है कंसेप्ट्स होंगे और कुछ आइटम्स जो है वो कन्वेंशन होंगे। किसको हम कंसेप्ट कहें और किसे हम कन्वेंशन कहें, है ना? कन्वेंशन मतलब प्रथा, प्रथा अनुसार जैसा होता है वैसा ही होगा, वैसा। और कंसेप्ट्स मतलब रूल्स। तो कई जगह पे हम कंसेप्ट यूज करते हैं और कई जगह पे कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे ये डेबिट को लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखना है, ये क्या है? ये रूल है। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ, उसकी साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब हम लेजर बनाते हैं तो ऐसा कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब बैलेंस शीट बनती है, तो याद है तुमने बैलेंस शीट बनाई है, लाइबिलिटी लिखते हो इस तरफ और असेट लिखते हो इस तरफ, जबकि लाइबिलिटी का नेचर था क्रेडिट और असेट का नेचर था डेबिट। ऐसा याद आया? चैप्टर हाँ नंबर सर। 5। हाँ। हाँ, तो ये स्टेटमेंट था। और स्टेटमेंट में देखो हमने ये रूल तोड़ दिया, एलएचएस साइड, डेबिट साइड। क्या तुम्हें मेरी बात एग्री हो रही है? हाँ। ये क्या था? ऐसे ही क्यों बनाते हैं इंडिया में बैलेंस शीट? पता है अमेरिका में ऐसे नहीं बनाते। अमेरिका में असेट इस तरफ लिखते हैं
और लायबिलिटी इस तरफ लिखते हैं। तो बेसिकली हर देश अपने अपने अनुसार कुछ कन्वेंशंस बना के रखता है। कन्वेंशन का मतलब प्रथाएं, कन्वेंशन का मतलब जनरली हम जैसा करते हैं वैसा। अब जैसे इंडिया में गाड़ी चलाना लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है हमको, लेकिन अमेरिका में ड्राइविंग व्हील भी मतलब वो स्टेयरिंग भी अपोजिट साइड होता है और उनका डायरेक्शन भी अलग होता है। सबके अपने अपने कन्वेंशंस हैं। तो जब कोई हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल्स में दोनों चीजें आती हैं। अब हम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बैलेंस शीट हमारी मर्जी से बना देंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनाओगे। जो कन्वेंशन है जैसा सब बनाते हैं वैसा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स का काम है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करवाना, तो इसीलिए कन्वेंशंस को उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, बोले ऐसे ही काम करना है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? रूल्स और नॉर्म्स जो कि फॉलो किए जाने चाहिए जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, एसेट की, लायबिलिटी की, एक्सपेंस की या इनकम की। दूसरी बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो पार्ट्स में हम बाइफरगेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स में कुछ चीजें कंसेप्ट्स हैं और कुछ चीजें कन्वेंशन है, दोनों मिलके प्रिंसिपल बनते हैं। कन्वेंशन मतलब वो प्रथाएं है ना, देखो ये प्रैक्टिसेस, इसको ये बोल सकते हैं प्रैक्टिसेस फॉलोड। तो कन्वेंशन कहां से आता है? दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्या ये वर्ड क्लियर हो गया? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लगातार हर साल एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, हर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन फॉलो करती जाती है, मतलब कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बना लेती है, हमेशा वो वैसे ही काम करती है, तो वो भी प्रिंसिपल्स का हिस्सा बन जाते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। दूसरी तरफ रूल्स को कैसे डिफाइन करें? इसको तो बोल दिया दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें प्रैक्टिसेस था कि हम जो एक्शन लेते हैं, जो बार बार एक ही जैसा काम करते हैं, उसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। तो वो प्रैक्टिसेस वर्ड की है उसके लिए, जबकि कंसेप्ट के लिए की क्या है? ये वर्ड फंडामेंटल प्रपोजिशन, एक या फिर रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग। अगर ये फंडामेंटल प्रपोजिशन याद ना आए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, ये तो लिख ही सकते हो। वो प्रपोजिशन जिसके अंदर, विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स, वो पैरामीटर जिसके अंदर, वो प्रिमाइसिंग जिसके अंदर, वो बाउंड्री जिसके अंदर अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। कोई डाउट तो बताओ, नहीं। है ना? तो वो रूल्स जिनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग फॉलो होती है, या वो प्रपोजिशंस जिनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग फॉलो होती है, उसको हम कंसेप्ट बोलते हैं। तो यहां कीवर्ड है प्रैक्टिस, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है फंडामेंटल प्रपोजिशंस या रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कोई डाउट? नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में यूजर एबल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने में। ये एफएस का फुल फॉर्म है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं सर? दो स्टेटमेंट को जोड़ के जो बनता है वो, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हो, और एक बैलेंस शीट। जब ये दोनों को एक साथ लिखते हैं तो वो कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर तुम्हें आते होंगे तो ही तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर तुम्हें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स नहीं पता है, अगर आपको रूल्स नहीं पता है, अगर आपको बाउंड्री नहीं पता है जिसके अंदर अकाउंटिंग हो रही है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या समझोगे? एक रैंडम व्यक्ति जिसको तुम P&L अकाउंट और बैलेंस शीट दे दोगे, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी तो हमें ही नहीं आएगा, दूसरों की तो बात छोड़ो। तो जब हम पूरा ये पढ़, इसीलिए मैंने कहा ये चैप्टर पढ़ना चाहिए सबसे लास्ट में, पर ठीक है अब है तो है, लेकिन कठिन नहीं है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? रूल्स समझोगे तो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आएंगे, रूल्स नहीं समझोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आएंगे। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछो। नहीं सर। अच्छा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को लेके एक सवाल मन में आ सकता है और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमें कन्वेंशन मतलब सर आप कह रहे हो कि वो प्रैक्टिसेस जो हम लगातार फॉलो करते हैं ईच ईयर ईच डे, बिजनेस जो लगातार फॉलो करता है उसको कहते हैं कि यार वो उनका कन्वेंशन है, वो प्रैक्टिसेस उनकी प्रथा बन जाती है।
कन्वेंशन बन जाता है। तो क्या वो कभी बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर इंप्रूवमेंट करना है तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन में, लगता है कि यार हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं उससे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो इंप्रूवमेंट पर्पस के लिए कन्वेंशंस को बदला जा सकता है, या बेटर प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए कन्वेंशन को बदला जा सकता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में चेंज फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने की क्वालिटी, उसको अंडरस्टैंड करने की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। अभी याद हो गया है, देखो कितना, मैं प्रूव कर देता हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब दो शब्द, रूल्स और नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड for the purpose of accounting of business transactions like asset, liability, expense and income। ये इसका मीनिंग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो चीजें होती हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट मतलब फंडामेंटल प्रपोजिशंस या वो रूल्स जिनके अकॉर्डिंग्स में अकाउंटिंग की जाएगी। कन्वेंशंस मतलब वो प्रथाएं, वो प्रैक्टिसेस जो आप लगातार फॉलो कर रहे हो, है ना, तो प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द एंटरप्राइज, उनको कन्वेंशन कहते हैं। क्या कन्वेंशन बदले जा सकते हैं? हाँ, दे कैन बी चेंज्ड, लेकिन पर्पस होना चाहिए। आप इंप्रोवाइज करना चाहते हो, आप इंप्रूव करना चाहते हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को, तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यू कैन चेंज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। और जितने अच्छे से रूल समझ में आएंगे, जितने अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे, उतनी आसानी से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। अरे हर यूजर, चाहे वो हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, यूजर होते हैं अकाउंटिंग के, तो ऑनर हो, मैनेजर हो, सबको अकाउंटिंग स्टेटमेंट समझने हैं, तो उनको पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट आने चाहिए। उन्हें अकाउंटिंग कंसेप्ट आएंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते जाएंगे। तुम भी एज अ स्टूडेंट रोज कंसेप्ट ही तो सीख रहे हो अकाउंटिंग के। जितने जितने तुम्हें अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आने लगेंगे, उतनी आसानी से तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आने लगेंगे। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। नहीं सर। तो अभी भी डाउट तो नहीं है? याद होगा कि नहीं होगा? हो रहा है याद? ये केवल रिवाइज करोगे तो हो जाएगा काम अब तो आराम से, ठीक है? हाँ हाँ, और ये फाइल तो मैं भेज ही दूंगा, तो फटाफट रीड कर हाँ। सकते हो, इसमें से मार्किंग भी है। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, फीचर्स जब भी हम बातें करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेन मेड है। मेन मेड होने का क्या मतलब है सर आपका? मतलब इंसानों ने बनाए हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है जो नेचर की वजह से फॉलो हो रहा है। हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ग्रेविटी में हमारा क्या रोल है? वो तो नेचर है, वो तो फॉलो होगा, ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में हमारा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। तो लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पूरा रोल हमारा ही है, हमने ही इन्हें बनाया है। कैसे बनाया है सर? एक्सपीरियंस करके। तो दीज प्रिंसिपल्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे लोगों ने कोशिश की होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, तो उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा होगा कि सिस्टमेटिक क्या तरीका है, तो एक्सपीरियंस से बनाया है इसे हमने। एंड द लास्ट थिंग, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए हैं, एक्सपीरियंस से हमने बनाए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो तो नहीं होंगे, है ना। अगर हम बड़ी ऊंची बिल्डिंग से जंप करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉलो होगा कि हम नीचे गिरेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक फॉलो नहीं होने वाले हैं। इन्हें तो लोगों को बोलना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि, या प्रेशराइज करना पड़ेगा। या तो कन्विंस करेंगे या प्रेशराइज करेंगे। गवर्नमेंट यही तो करती है तुम्हारे साथ, या तो कन्विंस कर देती है या तो प्रेशर डाल देती है। कि लोगों को रिकमेंड करना पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना रिकमेंड, इसमें दोनों आते हैं, रिकमेंडेशंस जिसको बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे, हम ये रिकमेंड करेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको सभी फॉलो करें। सभी फॉलो करेंगे तभी यूनिफॉर्मिटी आएगी, तभी अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी। अगर लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो करेंगे, कभी किया प्रिंसिपल फॉलो, कभी नहीं किया, तो फिर दिक्कत आएगी। तो जो भी मेन मेड प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी तभी आती है जब सभी लोग फॉलो करते हैं। ये उसका एग्जांपल सबसे घिसा पिटा वही है जो मैं बार बार देता हूं कि अगर रोड पे चल रहे हो
है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, ये हमारा बनाया हुआ प्रिंसिपल है और ये रिकमेंडेड है कि ये सभी को फॉलो करना है, तभी यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे और एक्सीडेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने कैसे सीखी कि एक साइड से आने पे एक साइड पे ही चलना चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने पे, तो ये एक्सपीरियंस से सीखा। तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, कोई भी ह्यूमन प्रिंसिपल हो या मेन मेड प्रिंसिपल हो, उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी मेन मेड है, इसलिए इसमें भी यही कैरेक्टरिस्टिक है। और वो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया रोड का, वो भी मेन मेड प्रिंसिपल है, उसमें भी यही दो कैरेक्टरिस्टिक है कि उन्हें प्रिपेयर किया गया है एक्सपीरियंस से और रिकमेंडेड है कि वो सभी लोग फॉलो करें, क्योंकि वो सभी लोग फॉलो करेंगे तभी उसमें यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी आएगी। केवल दो ही तो वर्ड है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा और रिकमेंडेड टू बी फॉलोड बाय ऑल टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। कोई डाउट, कंफ्यूजन पहले कैरेक्टरिस्टिक में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? नहीं सर। दूसरा प्रिंसिपल बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा, दे आर फ्लेक्सिबल। ये कोई नेचुरल प्रिंसिपल तो है नहीं साइंस के कि हम कुछ नहीं कर सकते सर ग्रेविटी का, वो तो अपना काम करेगी। ये तो हमने बनाए हैं, पीछे वाले से सीख लो, मैनमेड था ना, तो ये तो फ्लेक्सिबल है, इनको हम, ये कोई परमानेंट नहीं है, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं और ये चेंज होते हैं विद टाइम। क्यों होते हैं? अभी पढ़ा ना, इसमें कन्वेंशंस होते हैं बहुत सारे। तो और बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमें लगता है कि हमने नया कुछ सीखा है हमारे एक्सपीरियंस से, तो हम उसे इन्वॉल्व कर देते हैं। इसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं कि जो पुराने रूल्स है उसमें थोड़े से चेंज है ताकि और बेटर तरीके से अकाउंट्स को प्रेजेंट किया जा सके। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं, ये रिजिड नहीं है, दे आर नॉट परमानेंट, दे चेंज विद टाइम। को डाउट? नहीं सर। तीसरा, दे आर जनरली एक्सेप्टेड। अब कोई भी प्रिंसिपल को एक्सेप्टेंस कब मिलेगी? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ये केवल मैं फिर बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि ये यहीं याद कर लो बात खत्म हो गई, नहीं, कंसेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां पे मैं बोलूँ तो वहां पे अलर्ट हो जाया करो। अगर तुम कोई नियम बनाते हो कभी भी, तो वो जनरली एक्सेप्टेड कब होता है? ज्यादातर लोग उसे कैसे फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे? भाई उन आपने कोई नियम बनाया तो वो एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए। स्कूल कोई नियम बना दे तो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कैसे होगा? वो स्टूडेंट तब आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा जब वो नियम उनसे, उनके रिलेवेंस का है। रिलेवेंस वर्ड हमने पहले भी सीखा है, उससे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होता है स्टूडेंट का, या वो स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब फीजिबल है। तो कोई भी नियम जिन भी लोगों पे आप इंपोज करना चाहते हो, सपोज तुम ही कोई नियम बनाओ और एक ग्रुप पे तुम उस नियम को इंपोज करना चाहो, तो अगर तुम्हारा नियम रिलेवेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करके देता है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तीन चीजें, FOR इनवर्स में लिखा हुआ है, FOR, फीजिबल, ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंट। अगर नियम में ये तीन कैरेक्टर हैं, FOR है, तो वो नियम जनरली एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो नियम जनरली एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करने पे ही किसी, तो जब भी अकाउंटिंग बॉडी है हमारी ICAI, वो कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाती है, तो वो ये चीज तीन क्राइटेरियाज पे चेक करती है कि उनका प्रिंसिपल ये तीनों क्राइटेरियाज पे पूरा उतरता है या नहीं। जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाया वो रिलेटिव है या नहीं, वो फीजिबल है या नहीं, और वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं। देखो फीजिबल तो बहुत ही सिंपल वर्ड सिखा दिया मैंने कि वो आसानी से फॉलो किया जा सकता है, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल टू फॉलो विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। वो प्रिंसिपल का कंप्लायंस करने में लोगों को कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी या बहुत कॉस्ट नहीं लगेगी, आसानी से फॉलो हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फीजिबल होना, इजी टू फॉलो AP। ऑब्जेक्टिव होने से क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव होने से मतलब है नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल बायस। ये ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है सब्जेक्टिव ना होना, मतलब पर्सनल, यू कैन से कोई पर्सनल मेरा बायसनेस उसमें नहीं आएगा, मेरी फेवरेटिज्म नहीं आएगा किसी चीज को लेके कि मुझे ये आसान लगता है इसलिए मैं फॉलो करूंगा, कठिन लगता है तो फॉलो नहीं करूंगा।
रूल्स के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो रूल्स का ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, जिसमें किसी का कोई पर्सनल बायस नहीं है। रूल्स इजी टू फॉलो होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी रूल्स ही हैं, रूल्स और नॉर्म्स बाय विच वी कैन रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब इनमें कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ अकाउंटेंट, कि अकाउंटेंट को वो आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है, इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। रूल शुड बी फॉलो। एंड तीसरी चीज रिलेवेंस होना चाहिए। रिलेवेंस का मतलब यूजफुलनेस से समझ सकते हो, कनेक्टेड होना चाहिए, कोई यूटिलिटी होनी चाहिए, उससे कोई कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व होनी चाहिए। रूल क्यों बनाते हैं हम? आसान करने के लिए चीजों को। रूल से इवन चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ये टेस्ट करते हैं कि ये नियम बनाने से चीजें आसान रहेंगी, तो ही हम नियम बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं। तो रेलेवेंसी कनेक्टिविटी को दिखाता है, यूजफुलनेस को दिखाता है। तो FOR शॉर्ट में याद कर लो। फीजिबल होना चाहिए जो भी रूल है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फीजिबल होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, रेलेवेंट होना जरूरी है। अगर उनमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे या तीनों क्वालिटी पाई जाएगी, तो हम कहेंगे कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड हो जाएंगे। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्टेड होना ही चाहिए, ये हमने उसका कैरेक्टर पढ़ा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड होते हैं क्योंकि वो ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका मतलब है वो समय के साथ बदले जा सकते हैं, दे आर नॉट परमानेंट। एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेन मेड, इसका मतलब है कि वो उनको बनाया गया है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, और ये रिकमेंडेड है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सभी लोग फॉलो करेंगे। क्या बोलते हो? समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर, आ गया। बहुत कठिन लग रहा है, इसको याद रखना। नहीं। नहीं। नहीं ना? ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा मैं अभी याद कराते जा रहा हूं, मैं आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। देखो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले वर्ड से हमने शुरू किया था। उसका मतलब है ग्लोबल लेवल पे ज्यादातर देश, ज्यादातर लोग, ज्यादातर अकाउंटेंट्स जो अकाउंटिंग की एक्टिविटी करते हैं वो इन्हें फॉलो करते हैं। मतलब ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली एक्सेप्टेड है, सभी लोग फॉलो करते हैं, तो इनको गाइडलाइन प्रिंसिपल या रूल्स कहा जा सकता है। इन्हें गाइडलाइन प्रिंसिपल या रूल्स कहा जा सकता है। इंडिया में हमारे देश के लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो जिस बॉडी ने बनाए हैं उसका नाम ICAI है। उन्होंने दो कैटेगरी में ये प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए और कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो प्रिंसिपल है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उन्हें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता था, ये जो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है इस पे। जहां तक सवाल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है, तो दे आर द रूल्स और नॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर अकाउंटिंग ऑफ असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। ये किस चीज को आपने असेट माना, लाइबिलिटी माना, प्रिंसिपल फॉलो हुआ, तब आपने ये सीखा कि हम ये असेट बोलेंगे, हम ये लाइबिलिटी बोलेंगे, असेट को इस नेचर पे रखेंगे, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ये सब प्रिंसिपल्स की वजह से ही तो कर रहे हो। तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत सारा कुछ तुम सीख चुके हो, तुम यूज कर चुके हो, राइट। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ, ये जो मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसमें जो एग्जांपल है कि इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यूज का क्या मतलब है? हाँ, उसका ये मतलब होता है, मैं जानबूझ के उस चीज को अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ अभी क्योंकि वो कंसेप्ट अभी तुमने सीखा नहीं था, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे आज लास्ट डेट है, आज सपोज 31 मार्च, 31 मार्च मतलब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया आज। तो 31 मार्च वाले दिन हमारे पास कुछ स्टॉक बच गया है। अगर हम फर्नीचर का काम करते हैं तो फर्नीचर बच गया है। तो फर्नीचर की दो वैल्यू आपको उस दिन दिमाग में आएंगी। एक, वो फर्नीचर खरीद पे के कितने पे लाए थे बेचने के लिए, तो एक तो उसकी कॉस्ट होगी। सपोज आपने एक फर्नीचर पर यूनिट खरीदा था 10,000 रुपए, इस रेट पे उसको खरीद के लाए थे, तो ये जो 10,000 रुपए का रेट है ये तो उसकी कॉस्ट हो गई। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, पर बाजार में आज ये फर्नीचर जब खरीदने जा रहे हैं तो ये मिलता है 12,000 रुपए का, महंगाई की वजह से।
या उल्टा हो सकता है 8,000 रुपए का। तो जब आपको ऐसी दो वैल्यूज मिलती हैं कि आपकी स्टॉक की कॉस्ट और आपके स्टॉक की एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू, अगर ये अलग अलग हैं, अगर ये अलग अलग हैं, तो रूल या प्रिंसिपल ये है हमारा कि विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रिंसिपल क्यों है सर? आगे ही इसका रीजन है इसी चैप्टर में। ये प्रिंसिपल है प्रूडेंस की वजह से। यही लाइन प्रूडेंस में भी मिलेगी, है ना। तो प्रूडेंस ये कहता है कि भाई अगर आपका नुकसान हो गया है तो उसे आप अभी रिकॉग्नाइज कर लो, और फायदे को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एनआरवी हाई चली जाएगी तो भी हम कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर एनआरवी नीचे आ जाएगी तो हम एनआरवी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हम लोएस्ट वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसमें से? स्टॉक की कॉस्ट वर्सेस एनआरवी में से लोअर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल का स्पेसिफिक नाम है, इस प्रिंसिपल का नाम है प्रूडेंस। मैं प्रूव कर देता हूं। जाओ बुक में जल्दी से पेज पलटो, बुक ओपन करो, पेज पलटो, और चलो मैं इस पे ही दिखा देता हूं एक सेकंड। तो इस प्रिंसिपल में साफ जो ये दो लाइन लिखी है, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। अभी मैं आने ही वाला हूं वैसे प्रिंसिपल्स पे। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, स्टेटिंग डिफरेंटली। दूसरी तरह से अगर इसको समझे तो इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसीडर करो, बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसीडर मत करो। बात समझ में? हमारे अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो एज इट इज हम दिखा सकते हैं, पर जो एक्चुअली वो है, एक्चुअली जो हमारी अकाउंटिंग पोजीशन है उससे बेटर पोजीशन हम नहीं दिखाएंगे। आप अपने आप को किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो आप अपनी डिग्रीज को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करके पोलाइट मैनर में बताओगे तो कभी बुरा नहीं लगेगा, दैट इज ओके। लेकिन आप बढ़ा चढ़ा के बताओगे, दैट इज रॉन्ग, वो गलत परसेप्शन है। ये वही बात है कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी इसी तरह से दी जानी चाहिए। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत बनाओ, लॉसेस के साथ बना सकते हो। ये एक समझदार आदमी ऐसे ही काम करता है, और ये उसी का प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि स्टॉक को हम कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे काउंट करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं प्रूडेंस, जो ये कहता है कि एंटिसिपेट प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रोस्पेक्टिव गेन्स। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। ठीक। और कोई डाउट है तुम्हें, अभी पूछना है तो पूछ सकते हो। फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक और बार रिवाइज कर लो। सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेन मेड होते हैं, कोई भी प्रिंसिपल मेन मेड हो उसमें ये दो कैरेक्टर हमेशा मिलेंगे। बात इस सब्जेक्ट की नहीं है। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल अगर मेन मेड है तो पहली चीज वो एक्सपीरियंस से बनाया गया है, और दूसरी चीज वो रिकमेंडेड टू बी फॉलोड बाय ऑल होता है, कि सभी को उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, ये कोई परमानेंट नेचर के नहीं है, ये रिजिड नहीं है, और ये समय के साथ बदले जा सकते हैं। और तीसरी चीज, ये सारे प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली एक्सेप्टेड मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट देम। जब भी कोई प्रिंसिपल ऐसा बनाना हो कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई हो, तो उसमें 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए: फिजिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रिलेवेंस। फिजिबिलिटी बोलती है कि उसको कंप्लाई करना, उसको फॉलो करना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इजी टू फॉलो होना चाहिए। वो उसको फॉलो करने की बहुत हेवी कॉस्ट नहीं होना चाहिए लोगों की, टाइम के बेसिस पे, रिसोर्स के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव, पर्सनल बायस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आप कोई भी रूल बनाओ, किसी का पर्सनल बायस उसमें इन्वॉल्व ना हो। और तीसरा, रिलेवेंट, पर्पसफुल होना चाहिए, है ना, यूजफुल और पर्पसफुल। आपने कोई नियम बनाया, उससे कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं होता, उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है, तो ऐसे रूल का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपके रूल में अगर ये 3 चीजें प्रेजेंट हैं तो जनरली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ऑब्वियसली इन तीनों
क्राइटेरिया को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करेंगे और इस लेक्चर को भी यहीं रोकेंगे। मतलब लेक्चर का मैं पार्ट 1 यहाँ रोक दूंगा, अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे, अपन पार्ट 2 पे चलेंगे, ताकि रिवाइज करना हो तो पता चला कि ये वाला पार्ट अच्छे से आता है तो अपन अननेसेसरी लेक्चर में ढूंढते ना बैठे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जनरल बातों को यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी का मतलब है जरूरत क्या है, वाई वी नीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर हमें प्रिंसिपल्स पता होंगे, प्रिंसिपल देखो दो ही पार्ट में तो है, कन्वेंशन और कंसेप्ट, तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेंगे बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो आसानी से कंपेरेबल हो जाएंगे। so that user can compare among various businesses। सपोज तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है और 3 कंपनियां हैं तुम्हारे पास। अगर तुम्हें प्रिंसिपल्स आते हैं तभी तो तुम उन तीनों कंपनियों के अकाउंट्स को एनालाइज करके कंपेयर कर पाओगे कि कौन सी कंपनी जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से बिजनेस कर रही है। प्रिंसिपल नहीं पता होंगे तो तुम्हें के अकाउंट्स पढ़ने की क्षमता ही नहीं होगी, उसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है, तो तुम कंपैरिजन कहां से कर पाओगे। तो जरूरी है ना कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे तरीके से अकाउंट बनाए, वही तरीका जो सब फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके को यूजर ने सीखा है, उसी तरीके को अकाउंटेंट ने सीखा है, उसी तरीके से अकाउंटिंग हुई है, उसी तरीके से अकाउंटिंग को पढ़ना है। ये क्राइटेरिया मैट होने चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इंफॉर्मेशन को समझने की, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है जिससे कंपैरिजन आसान हो जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैरिजन ये दोनों शब्द हमेशा ही एक साथ आएंगे। एंड द लास्ट थिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम मीनिंगफुल, पर्पसफुल, यूजफुल फॉर द अकाउंटिंग यूजर। तो 3 जरूरतों को पूरा करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए, कंपेरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी कब है? जब वो अंडरस्टैंडेबल है। कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी कब है? जब वो कंपेरेबल है और वो मीनिंगफुल, रिलेवेंट है। ये तीसरा वर्ड रिलेवेंट लिखा है, और क्या है? वो बेसिक कैरेक्टर जो हर इंफॉर्मेशन में होने चाहिए 4 थे, एक कौन सा नहीं लिखा है? रिलायबल। बाकी 3 तो यहां लिखे ही हैं, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, रिलेवेंट। इसके अलावा एक और क्वालिटी चाहिए होती है अच्छी इंफॉर्मेशन में, वो होती है रिलायबिलिटी। बोलो, क्या यहां तक कोई समस्या है?